देखिए हम आपको बता चुके हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं दो होती हैं। कौन कौन सी? भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था होता है। फिर हम आपको बताएं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी चीज को प्रतीकों और समीकरण प्रतीकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस जैसे रासायनिक समीकरण में हम आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे सर किसी चीज को हम प्रतीकों के रूप में जब लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए किसी तत्व को जब हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण देखो बेटा हम आपको इसके ऊपर ये सब चीजें बता दी हैं ऑलरेडी आपको सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है ना। आज देखिए थर्ड लेक्चर है। तो अब देखिए आप जैसे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी तत्व को जैसे तत्व में हम किसी तत्व को जब हम प्रतीकों तथा प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं किसी अक्रिया को आप इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं किसी अक्रिया को जब हम उसके संकेत या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप इसे इस तरह भी बोल सकते हैं किसी अक्रिया को जब हम तत्व के प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। या आप इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं किसी तत्व को उसके प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। या आप ऐसे कर सकते हैं या किसी अक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को किसी अक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण जैसे देख लीजिए हम आपसे कहें कि आप जैसे कोई पूछे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप इसे इस प्रकार भी बता सकते हैं किसी तत्व को जब हम उसके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। या तो आप इसे इस प्रकार भी बता सकते हैं किसी अक्रिया में लेने वाले तत्वों को जब हम उसके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए जैसे उदाहरण देख लीजिए जैसे
हम आपसे कहें, जैसे देख लीजिए, जैसे हम आपसे कहें कि NH3 प्लस क्या करना है, HCl ले लीजिए आप, HCl। तो अब इसे क्या करेंगे आप, NH4 HCl, NH4 Cl। अब तुम सोचोगे, जैसे देखो हमने क्या लिया, NH3 लिया प्लस, जैसे NH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कितने प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब देखो इसका ऐसे बनाया जाएगा, NH3 लिया प्लस HCl लिया तो क्या बन गया, NH4Cl बन गया। अब देखिए फिर हम आपसे कहें CuSO4 ले लीजिए, CuSO4 प्लस आप ले लीजिए Fe मतलब आयरन ले लीजिए। जैसे ही आपने आयरन लिया तो इसका क्या बन जाएगा, अब इसमें क्या बनेगा बेटा, FeSO4 प्लस Cu, Cu बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, ये भी बताया गया होगा। अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, हाँ ये नोट करना, नोट कर लीजिए तुरंत, या तो हम लेज कर दे रहे हैं। एक बार ध्यान से सुन लो, ज्यादा पैर और ना हिलाओ, जैसे ध्यान से नहीं सुन रहे। किसी तत्व को जब हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। या तुम्हें ये चीज नहीं याद है कि इसे इस प्रकार लिख सकते हो, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को जब हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हैं NH3 प्लस Cl हम लेंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। या फिर तुम एक और समीकरण लिख सकते हो, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe मतलब आयरन आपने लिया तो क्या बना, आयरन सल्फेट बनेगा, FeSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, Cu जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मुक्त मतलब स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक ना, लिख लो। अब देखो हम आपको ये चीज बता दिए हैं, अभिकारक भी बता दिया गया है और उत्पाद भी बता दिया गया है। यही चीज आपको इसमें क्या करना है, अभिकारक उत्पाद। अब देखो कोई आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे करें, तो यही चीज बेटा यहाँ पे है। रासायनिक समीकरण को हम कैसे व्यक्त करते हैं, देखो रासायनिक समीकरण को हम प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखो जैसे रासायनिक समीकरण तुम्हें समझ में आया, रासायनिक समीकरण तुम्हें समझ में आया। कोई पूछे आपसे कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो आप एक शब्द में कहेंगे रासायनिक जैसे हम आपसे कहें कि बेटा रासायनिक समीकरण को हम कैसे व्यक्त करते हैं, तो तुम कहोगे कि रासायनिक समीकरण को
रासायनिक समीकरण को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो अभी कोई बता रहा है जैसे हम आपसे पूछें कि रासायनिक समीकरण को कैसे व्यक्त करें, रासायनिक समीकरण को कैसे व्यक्त करें। तो अभी हम आपसे बताएं रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, व्यक्त करना होता है ना। तो जैसे जैसे भी उदाहरण देना आप इसे दे सकते हो। जैसे देख लो, जैसे ले लो CaCO3 कैल्शियम प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड, फिर लिख लोगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लोगे, फिर उसके बाद रिएक्शन कराओगे CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हमने क्या बताया, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ये ऊपर वाला क्या हो गया, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। तत्वों को प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम कह रहे हैं आपसे कि रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया कि रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। अब आपसे दूसरा कोई पूछ ले कि रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण समीकरण को व्यक्त, जैसे देखो रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे करें। तो रासायनिक समीकरण को व्यक्त कैसे करें, सबसे सरल है, तत्वों को प्रतीकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तत्वों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण को व्यक्त करते हैं। जैसे देखो रासायनिक समीकरण को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो केवल शब्दों का फेर है। और आपसे कोई जैसे पूछे तो आप बता सकते हैं CaCO3 ले लीजिए प्लस HCl ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, जब HCl लेंगे CaCO3 लेंगे HCl लेंगे तो कैल्शियम के पास 2 प्लस चार्ज है और यहाँ क्लोरीन के पास 2 माइनस चार्ज है। तो कैल्शियम के साथ कौन चलाएगा, 2 क्लोरीन चलाएगा, CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या ले लिया जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर बन जाएगा, जो कि आप समीकरण में वाटर नहीं दिए है ना। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक रह ही नहीं गया, क्या हाइड्रोक्लोरिक बचा, हाइड्रोक्लोरिक का अस्तित्व खत्म हो गया। और कैल्शियम कार्बो कोबाल्ट का भी क्या हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया वहां पे। यह तो आप ऐसे ही इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सबसे सरल उदाहरण लेना हो तो आप कहेंगे H2 प्लस O हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो क्या हो गया, समीकरण को कैसे व्यक्त करते हैं आपको ये मालूम हो गया, समीकरण कैसे लिखा जाता है ये मालूम हो गया। अब हम आपको बताएं मुक्त ऊर्जा क्या है। मुक्त ऊर्जा क्या है, इसलिए भी लिखा गया मुक्त ऊर्जा।
और बढ़िया से फेयर वेयर बनाइए और बढ़िया से घर पढ़िए। इसीलिए देखिए रीडिंग ऐसे इसलिए लिखाया जाता है कि आपको जो चीज नहीं समझ में आया है आप उसे दोबारा पूछ सकते हैं कि ये रीडिंग हमें नहीं समझ में आया। अब लिखा थोड़ा फास्ट किया था। जितनी बिल्कुल स्टाइल के लोग होते हैं सलेक्शन निकाल देते हैं। गोफर ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाला मिटाते हैं मुंह खुल जाता है ना। देखिए मुंह खुल जाए। मुक्त का मतलब ये समझो, मुक्त का मतलब समझो फ्री की एनर्जी है। जैसे फ्री की एनर्जी, जैसे मुक्त की रोटी मतलब आपको कोई बेचारा समझ के खिला दिया। मुक्त का पैसा कि जैसे आपको कोई आए कह लो अच्छा पैसा ले लो हैं। मुक्त ऊर्जा का मतलब है कि स्वतः ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा बोलते हैं। अब जैसे लिखिए किसी, अब देखिए लिखिए लिखना होगा और अधिकतर पूछा जाता है किसी किसी रासायनिक प्रक्रिया किसी रासायनिक प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया में किसी रासायनिक प्रक्रिया में किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकार को अभिकार को की मुक्त ऊर्जा अभिकार को की मुक्त ऊर्जा मुक्त ऊर्जा मुक्त ऊर्जा मुक्त माने फ्री हाँ मुक्त ऊर्जा उत्पाद की मुक्त ऊर्जा मुक्त अभिकारकों मतलब अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पाद उत्पाद की मुक्त मुक्त ऊर्जा ऊर्जा कम होगा कभी होगा उत्पाद की मुक्त ऊर्जा अधिक होती है। क्या होती है मुक्त ऊर्जा, क्या होती है अधिक होती है अधिक होती है तथा मुक्त ऊर्जा तो हम किस प्रकार लिखते हैं बेटा, मुक्त ऊर्जा को मुक्त मुक्त ऊर्जा को डेल्टा से प्रदर्शित 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 करते हैं। और इसे इस तरह कह सकते हैं
मुक्त ऊर्जा का मान कितना होता है? मुक्त ऊर्जा ऋण, ऋण मतलब कि माइनस चार्ज में होता है। मुक्त ऊर्जा ऋण, मुक्त ऊर्जा का मान, मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है? माइनस में होता है। तो यानी क्या करेगा? ये ऊर्जा और लेगा। जैसे आपसे कोई पूछे मुक्त ऊर्जा क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? अभिकारक होगा बेटा। जैसे हम आपको कल बताए थे कि जैसे आप H2, चलो ये हटाओ, थोड़ा अच्छा लिया जाए समीकरण, CaCO3 प्लस आपने क्या लिया बेटा? प्लस आपने क्या लिया? HCl ले लीजिए। तो बेटा यही क्या है? अभिकारक है ना। हम आपको पहले भी बताए हैं अभिकारक हो गया है। जब दो तत्व किसी जैसे अपन कोई नया उत्पाद बनाना है तो दो अलग अलग कंपोनेंट देंगे ना। जैसे मान लीजिए आपको दीवार बनाना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? ईंट लेना पड़ेगा, बालू लेना पड़ेगा, सीमेंट लेना पड़ेगा। तो सब मिलकर क्या बन जाएगा? ईंट बन जाएगा। तो आप जब किसी तत्व को नया उत्पाद बनाना चाहेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? अलग अलग तत्व लेने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो कैल्शियम है, यहाँ पे कार्बन CO कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 है, फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे क्लोरीन है। सब क्या है? अलग अलग है। तो जब अलग अलग तत्व जब से आप किसी शादी में जाती हैं तो क्या करते हैं? शादी में जाने के लिए बहुत लोग जाते हैं ना, पर शादी किसका होता है? एक दो लोगों का होता है, दूल्हा दुल्हन का होता है। और लोग क्या जाते हैं? केवल भाग लेने जाते हैं। तो ऐसे जब किसी तत्व, जब कोई भी तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया में, जब ढेर सारे तत्व या दो से अधिक तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उस दौरान हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जब इनके भाग लेने से जो चीज बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहेंगे। तो CaCO3 जब भाग लेगा तो यहाँ पे बनेगा CaCl2 बनेगा। प्लस क्या बनेगा बेटा? CO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। अभी क्या हो गया? एक उत्पाद हो गया। यहां से देखो एक गैसीय अवस्था रहेगा, एक लिक्विड अवस्था रहेगा, ये क्या रहेगा? ये सॉलिड अवस्था रहेगा। अब इसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। समझ में आया? जब देखो मुक्त ऊर्जा बता रहे हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पाद की मुक्त ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती। इसकी मुक्त ऊर्जा अधिक होगी और इसकी मुक्त ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो जैसे हम पूछें कि अभिकारक की मुक्त ऊर्जा अधिक होगी कि उत्पाद की मुक्त ऊर्जा अधिक होगी, तो अभिकारक की मुक्त ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। उत्पाद की मुक्त ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। उत्पाद की मुक्त ऊर्जा कितनी कम होगी? तो उत्पाद की मुक्त ऊर्जा निगेटिव में रहेगी, अभिकारक की मुक्त ऊर्जा पॉजिटिव में रहेगी। तो जैसे आपसे हम पूछें कि अभिकारक की मुक्त ऊर्जा किसमें होगी तो आप कहेंगे पॉजिटिव में रहेगी। उत्पाद की मुक्त ऊर्जा किसमें रहेगी तो आप कहेंगे निगेटिव में रहेगी। देखो मुक्त ऊर्जा मतलब कि स्वतंत्र एनर्जी। तो जैसे अभिकारक में क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा और इसमें क्या रहेगा? निगेटिव में रहेगा। आपको मुक्त ऊर्जा भी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको अब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई, आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया, आपको अभिकारक किसे कहते हैं फिर आज आपको बता दिए। अभिकारक किसे कहते हैं? जब दो तत्व आपस में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले जब तत्व आपस में क्या करते हैं? भाग लेते हैं या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक हमेशा किस साइड होता है? आपके हाथ के किस साइड अभिकारक लिखा जाता है? तो हमेशा दाएं साइड अभिकारक लिखा जाता है और बाएं साइड उत्पाद बनता है। आपको अभिकारक नहीं समझ में आया अभिकारक किसे कहते हैं, तो जब आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड राइट साइड क्या मानेंगे? अरे जैसे आप मान लीजिए कॉपी नहीं है
कॉपी जब आप ऐसे लिए हैं, ऐसे देखेंगी, ऐसे कॉपी देखेंगी तो इस साइड तो आपका बायां होगा, बट आप अपने ऐसे शरीर से ऐसे करके देखेंगे तो दाएं साइड आएगा ना। तो आप हमेशा कहेंगे अब क्रिया को हम दाएं साइड लिखते हैं और उत्पाद को हम बाएं साइड लिखते हैं। तो जैसे आप अभी ऐसे केवल ऐसे लिख के समीकरण ऐसे लिख दें और पूछे अभिकारक किस साइड है, उत्पाद किस साइड है, तो आप बता सकते हैं दाएं साइड हमेशा क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखा जाता है, और बाएं साइड क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है। जब दो तत्व आपस में भाग लेते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिकारक, और जब दो या जो भाग लेने के बाद जो नया तत्व बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। यहाँ पे आपका फिर देखो उत्पाद भी समझा दिए, अभिकारक भी समझा दिए। मुक्त ऊर्जा मतलब आपको यही समझाए हैं, किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा क्या होती है, उत्पाद से कम होती है, अधिक होती है, पर उत्पाद की मुक्त ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी, क्योंकि जो अभिकारक है ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और जो उत्पाद रहेगा वो निगेटिव में रहेगा। देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट है ना, बट यहाँ पे कितने कंपोनेंट बन रहे हैं, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट बन रहा है, तीन अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट बन रहे हैं। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, यहाँ पे वाटर भी बन गया, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी बन गया। तीन अलग अलग जब उत्पाद बनेंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, विघटन होगा। मान लीजिए इथेन है, एक अवस्था में है, हम इसका कैप अलग कर दें, इसका जो लिखने वाला नोजल अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, एक निगेटिव में जाएगा ना। तो अब देखो ये क्या हो गया, उत्पाद हमेशा निगेटिव रहता है और अभिकारक हमेशा पॉजिटिव में रहता है। आपको बता दिए रासायनिक समीकरण व्यक्त कैसे करते हैं, तो रासायनिक समीकरण हम प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। से काम करो।